हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग लाइट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले तो जानते हैं लाइट होता क्या है। देखिए, लाइट फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में जो टॉपिक्स होते हैं उनको अलग अलग ब्रांच में बांट दिया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है। इसी तरह से फिजिक्स में भी ब्रांच बटा हुआ है। जैसे फिजिक्स में अगर हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसके अंदर लाइट के बारे में पढ़ाई की जाती है उसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसी तरह से फिजिक्स का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैट कहलाएगा। जिसमें मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स कहलाता है। हीट के बारे में पढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगा। तो उसी तरह से अगर हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग ऑप्टिक्स बोल सकते हैं ना, कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। समझ गए? अब लाइट होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइट का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको समझिए। लाइट क्या है? तो लाइट एनर्जी का एक प्रकार है। आप एनर्जी समझते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी का एक प्रकार है जिसके प्रेजेंस में हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग लाइट को नहीं देखते हैं, लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज़ को देख पाते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम लोग उसको देख पाते हैं। जो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा उसको हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ से एक लाइट का डेफिनेशन हो सकता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी थिंग्स। ठीक है, अब लाइट के बारे में जैसा अभी मैंने बताया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन ये कंप्लीट सही डेफिनेशन नहीं है। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के आने के बाद लाइट के प्रॉपर्टी पर डाउट है कि ये मैटर है या ये एनर्जी है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं लाइट का एक कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब ये डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? तो लाइट के पास दो तरह का नेचर है। डुअल नेचर मीन्स लाइट के पास एक पार्टिकल का भी नेचर है प्लस लाइट के पास एक वेव नेचर भी है। लाइट हैविंग बोथ द नेचर्स, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। अब ये क्या होता है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इसको समझाते हैं। फिजिक्स को दो पार्ट में आप बांट दीजिए। एक होता है ट्रेडिशनल फिजिक्स जो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, और एक है मॉडर्न फिजिक्स। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल फिजिक्स लाइट जो है वो एक वेव है। और किस तरह का वेव है? तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लाइट के पास वेव नेचर है। जबकि अगर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ें, मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ें, तो मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है या आप अगर जानते हो कि लाइट फोटोन पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। तो इस तरह से अगर मॉडर्न फिजिक्स और ट्रेडिशनल फिजिक्स की बात करें तो कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो इस कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं हम लोग। वो भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही आता है। और वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन करता है कि लाइट के पास ना तो कंप्लीट पार्टिकल नेचर है, ना ही कंप्लीट वेव नेचर है, बल्कि इसके पास डुअल नेचर है। डुअल नेचर इन द सेंस कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों ही नेचर को शो करता है। कैसे, इसको समझिए। तो जब लाइट किसी बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा हो, मतलब इमिट्स हो रहा हो, या कोई बॉडी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा हो, तो उस समय वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। मीन्स इमिट्स हुआ तो पार्टिकल इमिट्स हुआ, फोटोन पार्टिकल, एब्जॉर्ब हुआ तो फोटोन पार्टिकल एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन एक बॉडी से इमिट्स होकर के दूसरे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बीच में लाइट प्रोपेगेट भी करेगा। तो वो जो लाइट प्रोपेगेट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव प्रोपेगेट करता है। और कौन सा वेव? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरह से लाइट के पास दोनों नेचर हो गया कि ओरिजिनेट मतलब इमिट्स और एब्जॉर्ब, ये होता है पार्टिकल के फॉर्म में, फोटोन पार्टिकल के फॉर्म में, लेकिन प्रोपेगेट करता है वेव के फॉर्म में। तो दोनों नेचर होने के कारण हम लोग लाइट को बोलते हैं ये डुअल नेचर होता है लाइट के पास। कौन कौन सा? वेव और पार्टिकल का नेचर। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आपको थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना होगा, और वो थोड़ा सा लेंथी है, तो उसको समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। ऐसे भी वो सीनियर क्लास के लिए पढ़ना होता है, 11th-12th में जब आप जाओगे तब पढ़ना है। तो उसके बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ गए कि लाइट हैविंग डुअल नेचर। जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना मैंने समझा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। क्या प्रॉपर्टी है लाइट की? तो आप लाइट के बारे में जानते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल
ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही ट्रेवल करता है। इसके लिए आपने एक जूनियर क्लास में पढ़ा भी होगा कि जैसे ये कैंडल है, एक कैंडल इस तरह से अगर हम लोग जला लेते हैं और हम लोग यहाँ पर सामने में पाइप लगा दिए, हॉलो पाइप है, और इस पाइप से अगर हम लोग इस जलते हुए कैंडल को देखें तो हम लोग को दिखाई देगा ये जलता हुआ कैंडल, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। लेकिन इसी पाइप को अगर हम लोग बेंड कर दें तो फिर ये हम लोग को जलता हुआ कैंडल जो है दिखाई नहीं देगा। तो इससे ये पता चलता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी कि अगर आपको प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जानना है तो इसको ये समझिए कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अंडरस्टूड। लेकिन लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रेवल करेगा। तो आपने पेरिस्कोप का नाम सुना है, या आप अभी स्क्रीन पर देखिए पेरिस्कोप। ये क्या होता है, सबमरीन्स के अंदर, सबमरीन्स में लगे होते हैं, क्योंकि सबमरीन के बारे में आप जानते हैं कि वो पानी के नीचे चलता है। पानी के नीचे अगर सबमरीन चलेगा तो पानी के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पर कोई जहाज़ है, ये कैसे दिखाई देगा हम लोगों को। तो इसके लिए क्या करते हैं, पेरिस्कोप का एक ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरह से पेरिस्कोप का कंस्ट्रक्शन होता है। इस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा। अब होगा क्या कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको देखें, लाइट यहाँ से प्रोपेगेट किया। अब यहाँ तो लाइट बेंड हो नहीं सकता है, तो यहाँ हम लोग एक प्लेन मिरर लगाते हैं। प्लेन मिरर जिसका एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। अब इससे लाइट टकराया और टकरा करके ये लाइट बेंड हो गया। फिर यहाँ पर भी एक प्लेन मिरर लगाते हैं, यहाँ पर भी एंगल जो है ये 45 डिग्री का ही होता है। फिर यहाँ से बेंड हुआ और फिर से यहाँ से लाइट प्रोपेगेट कर गया स्ट्रेट लाइन पाथ में। और यहाँ जो पायलट होता है पानी के अंदर, वो देख पाता है कि ऊपर में क्या मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाए इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सोर्स ऑफ लाइट की, कि लाइट ओरिजिनेट किसी चीज़ से तो निकलेगा, कोई तो ऐसा बॉडी होगा जो लाइट को ओरिजिनेट करेगा। तो जिससे लाइट ओरिजिनेट होता है दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को ओरिजिनेट करता है दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। अगर इसका डेफिनेशन हम लोग बोले तो कैसे बोल सकते हैं, तो एनीथिंग विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। जैसे सन से हमको लाइट मिलता है तो सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट। जैसे बल्ब से हमको लाइट मिलता है तो बल्ब भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है। अगर हम लोग ये बोलें कि हमको फायरफ्लाई से लाइट मिलता है तो वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। अब ये सोर्स दो तरह का हो सकता है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और साथ में आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। जैसे सन है तो वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे फायरफ्लाई है तो वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। बल्ब बोले, कैंडल बोले, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। इसके साथ साथ अगर हम लोग सोर्स ऑफ लाइट को डिफाइन करना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि एनीथिंग विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। अंडरस्टूड। अब ये सोर्स जो है दो तरह का हो सकता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और साथ ही साथ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ये दो तरह का सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। ऐसा भी सोर्स हो सकता है जैसे मून बोले, मून भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन मून का अपना लाइट नहीं होता है, वो दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सन के लाइट को, इसलिए वो ग्लो करता है। लेकिन लाइट तो उससे हम प्राप्त कर ही रहे हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन अपना लाइट नहीं है, तो उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। और जिनका अपना लाइट होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर हम लोग सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो ये सोर्स ऑफ लाइट नेचुरल आर्टिफिशियल के बाद भी दो तरह से बांट सकते हैं हम लोग। एक होता है ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ
लाइट। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट किसको बोलेंगे कि दोज ऑब्जेक्ट्स या दोज सोर्स विच इमिट्स देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जैसे आप हो जाएगा आपके पास यही सन है, फायरफ्लाई है, बल्ब है, ये सब ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। और नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या है, तो देखो इसमें एक वर्ड पर गौर करो, ये सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब लाइट मिलता है इससे हमको, लेकिन इनका अपना लाइट नहीं होता है, दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करके हम लोग इसको देख पाते हैं। जैसे मून, तो मून भी कंसिडर्ड सोर्स ऑफ लाइट में ही होगा, बट दैट इज अ नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, मतलब दोज ऑब्जेक्ट which do not having their own light and it reflects other source of light is called non-luminous, or due to which it glows is called non-luminous source of light। जैसे मून बोल देंगे इसके लिए एग्जांपल में हम लोग, जैसे ग्लास बोल देंगे हम लोग, डायमंड बोल सकते हैं हम लोग, ये सब शाइनी सरफेस वाला जो ग्लास होता है, तो ये सब नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हो गया। तो आप समझ में आ गया आपको कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, ल्यूमिनस, और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। सो ठीक है, अब जब लाइट जो ओरिजिनेट हुआ, ठीक, अब जब लाइट ओरिजिनेट हुआ, किसी बॉडी से इमिट्स हो रहा है लाइट, तो वो इमिट्स होकर के हम तक पहुंचेगा भी, तो तभी तो हम लोग किसी चीज़ को देख पाएंगे। लाइट जब पहुंचेगा तभी देख पाएंगे। तो लाइट पहुंचने के लिए, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक, हमारे तक आने के लिए उसको कोई ना कोई एक रास्ता चाहिए होता है, माध्यम चाहिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड मीडियम। मीडियम या इसको मीडिया भी बोलते हैं हम लोग। अब समझिए मीडियम क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग, मीडियम। ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड मीडियम। जैसे लाइट हवा के माध्यम से प्रोपेगेट कर सकता है, तो हवा एक मीडियम है। ग्लास के माध्यम से प्रोपेगेट कर सकता है, तो ग्लास एक मीडियम है। पानी के माध्यम से प्रोपेगेट कर सकता है, तो पानी एक मीडियम है। तो हम लोग बोल सकते हैं मीडियम का मतलब कि एनी सब्सटेंस थ्रू विच light propagate from one point to the other point is called medium। अब ये मीडियम जो है दो तरह का हो सकता है। ये मीडियम जो है, ये मीडियम या तो होमोजेनस मीडियम होगा, होमोजेनस मीडियम, और या फिर ये मीडियम जो है ये हेट्रोजेनस मीडियम होगा। हेट्रोजेनस मीडियम। अब आप समझिए होमोजेनस मीडियम क्या होता है, हेट्रोजेनस मीडियम क्या होता है। तो केमिस्ट्री में होमोजेनस और हेट्रोजेनस टर्म आपने सुना होगा। एक समान मिश्रण है तो मिश्रण है तो होमोजेनस, और विसमान है, अलग अलग कंपोजिशन है, तो उसको हम लोग हेट्रोजेनस मीडियम बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है। जैसे एक एग्जाम्पल में, अगर लाइट सपोज करिए ये सोर्स है, सन है, और ये है हमारा अर्थ। सन से अर्थ थ्रू एयर हमारे तक पहुँच गया, तो एक ही तरह का मीडियम है इसमें, सिर्फ एयर, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनस मीडियम, होमोजेनियस मीडियम बोलेंगे। लेकिन अगर सपोज करिए कि हमारे पास एक शीशे का ग्लास है, खाली ग्लास है, और लाइट यहाँ से चला एयर से, और यहाँ से थोड़ा सा लाइट पास किया, हल्का रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, और फिर यहाँ से निकल करके यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर आकर टकराया। अब इसमें दो तरह का मीडियम है, एक तो एयर है, दूसरा ग्लास है। तो दो तरह का मीडियम है, दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजेनस मीडियम। अगर इसमें पानी भी भर दें, अब इसमें तीन तरह का मीडियम हो गया, एयर भी है, वाटर भी है, और ग्लास तो है ही। तो ऐसा मीडियम जिसमें एक से ज़्यादा तरह का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजेनस मीडियम। मीन्स अ टाइप ऑफ मीडियम विच कंटेन्स मोर देन one type of substance through which light propagate is called heterogeneous medium। और homogeneous medium किसको बोलेंगे, तो a type of medium which contains only one type of material through which, या only one type of substance through which light propagates is called homogeneous medium। तो आपको समझ में आ गया homogeneous medium और heterogeneous medium। को तीन और टाइप में बांट सकते हैं। तो ये मीडियम जो है एक कहलाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मीडियम, एंड द थर्ड वन इज ओपेक मीडियम। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझें कि कौन सा मीडियम ट्रांसपेरेंट, कौन सा ट्रांसलूसेंट और कौन सा ओपेक है। उससे पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। तो एक ऐसा मीडियम जो अलाउ करता है लाइट को अपने थ्रू पास करना कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीन्स अ मीडियम
which allows light to pass through it completely is called transparent medium. For example, air से light completely pass हो सकता है, glass, transparent glass उससे light completely pass हो सकता है, वाटर, साफ वाटर है उससे लाइट completely पास हो सकता है। तो ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसलूसेंट किसको बोलते हैं? तो जो लाइट को पार्शियली अलाउ करता है पास होने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। मीन्स अ टाइप ऑफ मीडियम विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एक कॉटन क्लॉथ के उस पार खड़े हो जाएं तो हमारा शैडो जैसा बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्लियर जो है इमेज नहीं पता चलेगा कि क्या ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है। तो लाइट दिख रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन लाइट क्लियरली पास नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छे से पता नहीं चल रहा है। जैसे बटर पेपर है, उसके आर, थिन पेपर जिसको बोलते हैं, आर पार हम लोग देख सकते हैं बट कंप्लीट स्ट्रक्चर हमको पता नहीं चल पाएगा क्योंकि वो लाइट को पार्शियली अलाउ कर रहा है पास करना। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। एंड द लास्ट वन इज़ ओपेक मीडियम। अब ओपेक मीडियम क्या है? तो वैसे मीडियम जो अलाउ ही नहीं करते लाइट को पास करना अपने थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड ओपेक मीडियम। जैसे ये बोर्ड है, इसके आर पार हमको क्यों नहीं देख पा रहे हैं हम लोग? इसलिए नहीं देख पा रहे बिकॉज दिस बोर्ड डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। तो इसलिए हम लोग को दिख नहीं रहा है। ये वॉल के थ्रू हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे आर पार? बिकॉज दिस वॉल डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। दैट मीन्स दिस वॉल, दिस बोर्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मीडियम। अंडरस्टूड? तो आपने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं अब हमने पढ़ा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करता है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट मूव करता है तो उसका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है। लेकिन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन में भी लाइट ही मूव करेगा ना, और लाइट किस फॉर्म में मूव करेगा? तो इन द फॉर्म ऑफ रे, और ग्रुप ऑफ रे रहेगा तो उसको बीम हम लोग बोलेंगे। तो अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। व्हाट इज़ रे ऑफ लाइट? तो देखिए, जैसे हम लोग एक लाइन अगर खींचते हैं जिसका एक एंड पॉइंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं रे। ठीक इसी तरह से जैसे ये कोई सोर्स है और ये लाइट को इमिट्स किया, तो यहाँ से लाइट निकला, इमिट हुआ और ये एक डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। तो अगर ये नैरो लाइन जो हम लोग लाइट के मूवमेंट को रिप्रेजेंट के लिए ड्रॉ किए हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि अ नैरो लाइन विच रिप्रेजेंट्स द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। लेकिन लाइट क्या एक ही रे में पास करेगा? तो आंसर है नहीं। लाइट जब भी होगा तो बंडल्स ऑफ रे होंगे, और उस बंडल्स ऑफ रे को हम लोग बोलते हैं, जैसे ये बंडल्स ऑफ रे हैं, तो इन बंडल्स ऑफ रे को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। तो लाइट जब किसी भी सोर्स से निकले, जैसे आप टॉर्च का रोशनी जलाते हैं तो टॉर्च से जो लाइट निकलता है, आप सपोज एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहे, लेज़र लाइट जलाइए, तो लेज़र लाइट से हमको लगता है ना कि एक ही रे निकल के गया, हालांकि वो भी बीम है, बहुत सारा रे होगा उसमें भी, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मान लें कि एक ही रे उससे निकल करके गया है, तो इंडिविजुअल है तो वो रे है। और अगर हम लोग टॉर्च जलाएंगे तो बहुत सारा बंडल में रे निकलेगा, दैट इज़ कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जैसे अगर हम लोग एक टॉर्च बना दें, ये सोर्स है, टॉर्च है ये, और इससे रे जो है बहुत सारे एक जगह से निकले और यहाँ मूव करके किसी ऑब्जेक्ट पर आकर के टकरा रहे हैं, तो ये बहुत सारे रे कलेक्टिवली कहलाएंगे बीम ऑफ लाइट। समझ गए? अब ये बीम तीन तरह के हो सकते हैं। बीम ऑफ लाइट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम कैन बी पॉसिबल। पहला कि किसी एक पॉइंट से बीम जो है, जिससे बहुत सारे रेज जो है एक अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपेगेट करें, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे रेज जो हैं एक पॉइंट पर आकर के जॉइंट हो जाएं। बहुत सारे रेज जो हैं एक पॉइंट पर आके जॉइंट हो जाएं, या एक ऐसा हो सकता है कि लाइन जो है ये रेज जो है पैरेलल ही प्रोपेगेट करते रहें। तो ये सब ग्रुप ऑफ रेज हैं तो कहलाएंगे तो बीम ही, लेकिन इन 3 तरह के बीम का अलग अलग नाम होगा। क्या नाम होगा? तो जब बीम किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होकर के डाइवर्ज हो जा रहे हैं, डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग जगहों से आकर के एक पॉइंट पर पॉइंटेड हो जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम। और जब
एक दूसरे के पैरेलल बीम मूव कर रहे हो, मतलब रेज मूव कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड पैरेलल बीम। पैरेलल बीम। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बीम। ये 3 अलग अलग टाइप ऑफ बीम है। अंडरस्टूड। अब हम लोग बात करते हैं, जब ये बीम किसी ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, टकराएंगे और टकरा करके उससे वापस आएंगे, तभी वो ऑब्जेक्ट हम लोग को दिखाई देगा। अगर ये बीम टकरा करके वापस ना आए तो वो चीज़ हम लोग को दिखाई ना देगा। और चीज़ से मेरा मतलब है ऑब्जेक्ट। तो फिजिक्स में ऑब्जेक्ट का अलग डेफिनेशन होता है, और जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसके लिए वर्क का डेफिनेशन अलग है। होता है ना कि वर्क किसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, कि अप्लाइड फोर्स कॉज द डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी, तभी वर्क कहलाएगा डन। कि ये वर्क कैन बी डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स कॉज अ डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी। उसी तरह से फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कि एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, भले ही वो मैटर है बट वो ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पेन है, तो पेन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए हमको ये पेन दिखाई दे रहा है। ये बोर्ड है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए बोर्ड विजिबल है। लेकिन हमारे और आपके बीच में एयर है, और ये एयर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए लाइट एयर दिख नहीं रहा है। तो एयर मैटर तो है क्योंकि इसके पास मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। एयर मैटर है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो समझ में आया, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड। अब हम लोग समझते हैं कि जो लाइट रिफ्लेक्ट करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी के कारण हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं। अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो हम लोग कोई चीज़ को देख नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा सा इसको हम लोग समझें कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, इसको डिफाइन अगर हम लोग करना चाहें तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। किसी भी सतह से टकरा करके लाइट का वापस लौटना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन जो है सरफेस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड द अदर वन इज इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द अदर वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसको समझते हैं किसको बोलते हैं रेगुलर, किसको इरेगुलर। तो वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो प्लेन हो, स्मूथ हो, रेगुलर हो, उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और अगर सरफेस इरेगुलर हो तो वैसा रिफ्लेक्शन जो है कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता है, उसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब थोड़ा सा ये समझ लें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। तो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन का कुछ नियम होता है, उन्हीं नियमों को हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉ बोले, लॉज बोल दें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये नियम क्या क्या है? तो पहला लॉ है इसका कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो और नॉर्मल हो, सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। अब ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होता है इसको समझिए। जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कोई सोर्स से लाइट आया और इस सोर्स पर टकराया इस सरफेस पर, तो ये जो सोर्स से लाइट निकल करके यहाँ पर आया है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए। दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। अगर हम लोग डेफिनेशन बोलना चाहें नॉर्मल का तो क्या होगा कि एन इमेजिनरी लाइन विच ड्रॉन
परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभिलंब। और जब रे आया, टकराया, तो टकरा करके फिर बाउंस बैक भी होगा, तो टकरा करके बाउंसिंग बैक जिस रे का हुआ वो रे कहलाएगा आपको रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला नियम कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब जैसे ये सतह है, अब ये रे टकराया तो अंदर तो चला नहीं जाएगा, इसी रे में, इसी प्लेन में बाउंस बैक कर जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेम प्लेन में मूवमेंट होना। तो ये फर्स्ट लॉ है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जैसे ये एंगल देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय एंगल आई। और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल आर और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि ये एंगल आई जो है वो इक्वल होगा एंगल आर के, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So these two laws are known as, these two concepts are known as laws of reflection। लेकिन ध्यान रहे ये नियम जो है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अगर हमारा सरफेस इरेगुलर है तो यहाँ तो ये डिसाइडेड नहीं हो पाएगा ना। जैसे एक इंसिडेंट रे आया, इस एंगल से टकराया, हो सकता है इधर ही वापस लौट जाए, हो सकता है सीधा ऊपर चला जाए, हो सकता है इस एंगल से निकले भी, तो इस हो सकता है इधर ही चला जाए। तो सरफेस ही स्मूथ नहीं है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ केसों में एक्सेप्शनल केस हो भी सकता है, कभी ऐसा जगह पर टकराया जहाँ से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया तो उसकी बात छोड़ दें, लेकिन बाय एंड लार्ज इन जनरल रेगुलर रिफ्लेक्शन ही फॉलो करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। या ऐसे बोलिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ तभी हो सकेगा जब सरफेस जो है रेगुलर हो। रेगुलर सरफेस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर सरफेस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो आप समझ गए रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग समझ चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इमेज क्या होता है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इमेज। इमेज किसको बोलते हैं? तो देखिए, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हों या मिलते हुए से प्रतीत होते हों, उस पॉइंट को ही उस ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज बोलते हैं। और अच्छे से अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अ पॉइंट वेयर विच रिफ्लेक्टेड रेज आर मीट और अपीयर टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं या मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, वो पॉइंट ही ऑब्जेक्ट का कहलाएगा, ऑब्जेक्ट का इमेज कहलाएगा। अब इमेज जो है दो तरह का हो सकता है। अगर हम लोग टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ इमेज की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट इज रियल इमेज, रियल इमेज, और दूसरा होता है एक वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो आप फिर से इमेज के डेफिनेशन पर आ जाइए। अभी क्या बोला मैंने कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अ पॉइंट वेयर विच रिफ्लेक्टेड रेज आर मीट और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड इमेज। तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल मीट हो रहे होंगे तो रियल इमेज बनेगा, और अपीयर टू मीट हो रहे होंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने अगर हम लोग खड़े हो जाए तो हमारा इमेज जो है प्लेन मिरर के पीछे बनता हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ एक्चुअल इमेज नहीं बन रहा है, वो वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि वहाँ रे एक्चुअल मीट नहीं होकर के अपीयर टू मीट हो रहे हैं, तो वहाँ वर्चुअल इमेज बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं तो वो इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेंड होता है, तो उसको हम लोग रियल इमेज बोलेंगे, क्योंकि वहाँ एक्चुअल मीट हो रहा है। तो जब रे एक्चुअल मीट हो रहे होंगे दैट इज़ कॉल्ड रियल इमेज, और जब अपीयर टू मीट हो रहे होंगे दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो डिफाइन करने की कोशिश करें रियल इमेज को कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अ पॉइंट वेयर विच रिफ्लेक्टेड रेज आर मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज, उसको रियल इमेज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल वही हो जाएगा इमेज ऑब्टेंड ऑन सिनेमा स्क्रीन। ये सब एग्जांपल मोबाइल में जो भी आप देख रहे हैं या टीवी में जो आप देखते हैं वो रियल इमेज बनता है।
अब वर्चुअल इमेज क्या है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अ पॉइंट वेयर विच रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर टू मीट, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जैसे वही मिरर में आप जो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं प्लेन मिरर में, वो वर्चुअल इमेज है। पानी में जो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो वर्चुअल इमेज बनता है हमारा। तो हम लोग प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। देखिए कैसे फॉर्म होगा। सो इसके लिए हम लोग एक मिरर ड्रॉ करते हैं। सपोज करिए ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, पीछे से पॉलिश किया हुआ है, सामने स्क्रीन है और ये रहा कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रख दिया हमने कोई ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपको बताया कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तो रिफ्लेक्टेड रेज तो निकलेंगे ही, रे टकरा करके निकले, सरफेस से टकराए। एंगल बनाना है तो 2 रे चाहिए, एक और रे आया यहाँ पर टकरा गया। अब देखिए अभी आपको मैंने नॉर्मल का डेफिनेशन बताया था कि एन इमेजनरी लाइन विच ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो यहाँ पर एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। अब ये भी इंसिडेंट रे है तो ये भी एक नॉर्मल है, 2 नॉर्मल हो गया। अच्छा, ये सरफेस किस तरह का है, रेगुलर है या इरेगुलर है? तो ये सरफेस रेगुलर है, तो रेगुलर सरफेस है तो यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो फॉलो होगा तो जब इंसिडेंट रे आया टकराया तो एक बाउंस बैक भी करेगा, इंसिडेंट रे टकराया तो ये बाउंस बैक भी करेगा, बाउंस बैक भी करेगा। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये लाइन देखिए एक दूसरे से दूर जा रहा है। पेंसिल आप जब स्केल वगैरह से बनाइएगा तो और अच्छे से बनेगा आपका। ये लाइन एक दूसरे से दूर जा रहा है तो इधर एक्चुअल मीट तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं है पॉसिबल, कोई बात नहीं। तो इसको पीछे की तरफ इमेजनरी रूप से इस रे को बढ़ाइए, इसको भी बढ़ाइए। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ इंटरसेक्ट हुआ वहीं पर इमेज बना, ठीक है। तो ये एक्चुअल मीट नहीं हो पाया, यहाँ अपीयर टू मीट हुआ है तो ये इमेज बना है। और अपीयर टू मीट हो तो कैसा इमेज बनता है, तो वर्चुअल इमेज। तो ये प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन हुआ। अब 2-3 चीज़ जान लीजिए इसके बारे में। जैसे ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है तो इसके बीच बना हुआ एंगल आई कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दूसरा इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच बना हुआ भी एंगल आई कहलाएगा, आई डैश लिख देते हैं। इस तरह से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल आर, और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश बोल देते हैं। ये इमेज फॉर्मेशन हुआ, ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये बन गया इसका इमेज। अब ये जो इमेज फॉर्म हुआ है इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है क्या क्या प्रॉपर्टी है इसको समझिए। पहली बात तो स्क्रीन से जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की होगी उतना ही डिस्टेंस स्क्रीन से बिहाइंड में मिरर में इमेज का होगा। आप देखते होंगे कि जब मिरर के पास आप खड़े हैं तो आपका चेहरा जो है नज़दीक दिखेगा, लेकिन आप जितना पीछे जाएंगे आपको लगेगा कि आपका इमेज भी मिरर के उतना बिहाइंड बन रहा है। यानी स्क्रीन से जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा स्क्रीन के उतना ही बिहाइंड में इमेज फॉर्मेशन होगा, पहली बात। दूसरा, ये प्लेन मिरर है, ये सब प्रॉपर्टी में आप नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है इमेज का साइज़ भी वही अपीयर होगा। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी इक्वल, बराबर ही होगा। तीसरी बात कि प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, मतलब सीधा इमेज बनता है। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। चौथी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्ट का जो बायां साइड है वो इमेज का दायां दिखेगा और जो दायां साइड है वो इमेज का बायां दिखता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग या इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन, कि व्हेन लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट एंड राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। क्या क्या बताया मैंने कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्क्रीन and the distance of image behind the screen will same। दूसरा कि the size of an object and the size of image formed will equal, 2 हो गया। तीसरा बताएं कि दो कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कि lateral inversion phenomena will takes place when an image formed by a plane mirror, ये 3 कॉन्सेप्ट हो गया। और चौथा मैंने बताया कि image will always form erect,
इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप सैलून में जाते हैं या पार्लर में जाते हैं तो आप देखते होंगे जैसे आपके सामने एक स्क्रीन लगा हुआ रहेगा और आपके बिहाइंड में भी एक मिरर लगा हुआ रहता है। तो जब आप सामने में अपना चेहरा देखते हैं तो आपके पीछे वाले चेहरे में आपका सर दिखता है। किसी किसी में देखिएगा बहुत सारा मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होता है, जबकि है तो दोनों प्लेन मिरर ही। तो दो प्लेन मिरर के बीच में मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है और वो डिपेंड करता है कि उन दोनों मिरर्स को किस एंगल पर प्लेस किए हैं। तो इसको थोड़ा सा समझें कि कितना इमेज बनता है और कैसे बनता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर या बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला 360/θ-1, वेयर थीटा जो है वो एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स है, दोनों मिरर के बीच का एंगल है। तो अगर ये थीटा सपोज करिए 90 डिग्री है तो 360/90 -1 करेंगे 4 - 1 3, तो उसका 3 बार इमेज बनेगा। 60 डिग्री है तो 6 - 1 कर दीजिएगा 5 इमेज बनेगा। 180 डिग्री है तो 360/180 - 1 एकदम सीधा सीधा है। तो 180 डिग्री है तो उसका एक ही इमेज बनेगा, मतलब पीछे मल्टीपल इमेज नहीं फॉर्मेशन होगा। तो दो मिरर के बीच में डिपेंड करता है कि उनके बीच एंगल किस तरह का बनता है, ताकि उससे कितना इमेज फॉर्म हो। तो जनरली ये 60 डिग्री का रहता है और 4-5 इमेज हमको दिखाई देता है। अब अगली बार कभी पार्लर या सैलून में जाइएगा तो उसको ट्राई करके देखिएगा कितने डिग्री का एंगल है। जनरली शीशा ऐसे झुका हुआ रहता है, मतलब 60 डिग्री पर रहता है, तो इसलिए इमेज 5 बनता है। तो ये नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा दो प्लेन मिरर्स के बीच में, इसके लिए फॉर्मूला हो गया। तो आपको मैंने प्लेन मिरर पढ़ा दिया, इमेज पढ़ा दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सब पढ़ा दिया। अगले लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर को स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर में कनकेव कन्वेक्स वगैरह पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, फार्मूला सबको पढ़ेंगे, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए, धन्यवाद।